Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about few topics from the chapter The Cell, which is 7th chapter from 8th standard. अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसी बिल्डिंग की या वॉल की, तो वो एकदम से ऐसे तो बन नहीं जाती है। हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स यूज़ करने पड़ते हैं, किसके, ब्रिक्स के। अब उन ब्लॉक्स को, जो ब्रिक्स होती हैं हमारी, उनको हम अलग अलग तरह की शेप या साइज़ में उनको यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स या बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स से ही मिलके बना होता है इस टाइप से, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स। अब इन सेल्स की जो डिस्कवरी की थी वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1665 में, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिनकी यहाँ पे ये इमेज है आपको शो हो रही है। इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की थी। उन्होंने खुद से ही एक छोटा सा क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जो आपको आगे शो हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप टाइनी चीज़ों को बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में देख सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। एंड ही कॉल्ड दीज थिक वॉल्स रूम्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। उन्होंने क्या किया था, एक छोटे से स्लाइस पे ऑब्जर्व किया था कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उस चीज़ से उन्होंने देखा था कि कॉक सेल जो है यहाँ पे, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसके अंदर छोटे छोटे इनको क्या है, ब्लॉक्स टाइप दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है रॉबर्ट हुक सर के साइड में जस्ट, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद 1674 में थोड़े से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स आगे थे, और एंटोन वन ल्यूहॉक ने डिस्कवर किए थे कुछ सेल्स, जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में भी आपको डिस्कवरी की थी, अगर आपको याद हो, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा था। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सेल होती है। एंड इसीलिए इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले, जैसे आपका अमीबा होता है उसके अंदर एक ही सेल होती है, ठीक है। जैसे आपका पैरामीशियम होता है उसके अंदर भी एक ही सेल होती है। एंड बैक्टीरियाज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास मशरूम्स, मैन, कैट, और जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ऑल मल्टी सेलुलर, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो होती है सेल। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो उससे बनता है एक टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बन जाते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे पास आ जाता है एक ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, इस टाइप से। अब जो हमारी जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग शेप और साइज़ की हो सकती हैं। कुछ राउंड होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होती हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होती हैं। डिपेंड करता है कि इनके फंक्शन के ऊपर भी कि ये सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करे, तो इसके बेसिस पे इनकी अलग अलग क्या होती हैं, शेप होती हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन आपको कुछ डोनट शेप का दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कॉलम शेप्ड जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, या फिर कॉलम शेप्ड होती हैं। ओवम सेल्स राउंड शेप्ड होती हैं, सर्कुलर। बोन सेल आपकी देखिए यहाँ पे येलोइश एक फैली हुई सी होती है, रेगुलर। स्पर्म सेल जो होती है आपकी इस टाइप से होती है, यहाँ पे देखिए इसका हेड और पीछे टेल टाइप से है। नर्व सेल जो होती है वो आपकी बहुत लंबी होती है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। एंड स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनकी सेल्स देखिए लीनियर इस टाइप से होती हैं, बीच में से थिक और दोनों साइड से पतली। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से हमारे पास मसल्स जो होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, और उसी के बेसिस पे उनका साइज़ भी क्या करता है, वैरी करता है। तो अगर हम सेल के साइज़ की बात करें तो सेल का साइज़ 1/10 या 1/100 ऑफ मिलीमीटर होता है। मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर में आपको पता है 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो उस 1 मिलीमीटर का भी 1/10 पार्ट हो सकता है सेल का साइज़ जो है। मतलब इतना छोटा होता है। यहाँ तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट एक्चुअली ये साइज़ हमें तब देखने को मिलता है जब इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। एक्चुअली अगर हम सेल की बात करें तो सेल का साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है और बहुत छोटे होते हैं। तो आप इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, जिनका एक एडजस्टमेंट बना के, पूरा एक पैनल बना के हम किसी भी सेल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसी माइक्रोस्कोप से ही देखने के बाद जो आपको शेप्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई देती हैं, क्योंकि नेकेड आइज़, हमारी जो आइज़ हैं उनका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है कि हम किसी भी सेल को बहुत अच्छी तरह देख सकें या ऑब्जर्व कर सकें। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप का भी यहाँ पर मैंने एक इमेज डाला हुआ है इन्हीं सेल्स के, जो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर जो हैं। इसी के बाद आपका माइक्रोस्कोप का भी एक आपके पास डायग्राम आएगा। उसमें बेसिकली इसका काम यही होता है
टू एनलार्ज इमेजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही अगर बिल्कुल कोई पिन के टिप के साइज़ की भी अगर कोई चीज़ है तो उसको भी ये 100, 200, 300 टाइम्स क्या करके बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए जिस माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जैसा यहाँ पे आपको ये शो होगा अभी, ठीक है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये अरेंजमेंट आपने आपकी बायो लैब में भी देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर भी रखे रहते हैं ये। यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है इससे लाइट एंटर करती है और ऊपर जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल का पार्ट है तो वो बहुत ज़्यादा हाई रिजॉल्व होकर आपको शो होगा एक अच्छे खासे बड़े पार्ट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा माइक्रोस्कोप जिसका यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व सेल। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा। ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। हमारे जो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो उनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होती है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये 3 पार्ट होते हैं। मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, बट ये है कि सेल वॉल प्लांट्स में होती है और मेम्ब्रेन किस में होती है, एनिमल्स में होती है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है जो प्लांट्स में होती है आपकी, इट इज़ द मोस्ट रिजिड एंड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। इट प्रोवाइड्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो ग्रीन सेल बनी हुई है आपकी ये प्लांट सेल है। इसके बाहर वाली जो लेयर है सबसे इसको सेल वॉल कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करती है सेल को बाहर की से आने वाले किसी भी तरह की चीज़ से, और शेप प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो हमारे पास किस में होती है, आपके एनिमल सेल में होती है। इसकी बाहर वाली अगर आप देखेंगे ये नीचे की तरफ आपका सेल प्लाज्मा लिखा हुआ है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ है बिल्कुल, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ वेरी थिन लेयर कवरिंग ऑफ द सेल एंड देयर आर वेरी टाइनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होल्स होते हैं। सेल वॉल के अंदर कोई होल नहीं होता जो प्लांट के अंदर होती है, बट सेल मेम्ब्रेन जो आपके एनिमल्स के अंदर होती है इसके अंदर क्या होते हैं, आपके टाइनी होल्स होते हैं। एंड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल एंड इट अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव थ्रू द टाइनी होल्स। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और अलाउ करती है मटेरियल्स को कि वो इन टाइनी होल से अंदर जा सकें और बाहर आ सकें, ठीक है। ये काम हो जाता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो एनिमल सेल होती है। अब इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है जो आपका कॉमन होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। जो लिक्विड जो सबसे ज़्यादा आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें येलोइश और इसमें जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस। ये दोनों सेल्स के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर भी प्लांट सेल के अंदर भी, और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी स्पेस होती है ये वो ऑक्यूपाई करता है। एंड इट हैज़ सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं, ठीक है, विच परफॉर्म्स द वेरियस लाइफ फंक्शंस। जो अलग अलग टाइप के लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अब जो लास्ट पार्ट होता है उसकी बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा एनिमल सेल में, जो ऑरेंज सा पार्ट है ये रेडिश ऑरेंज पार्ट है बिल्कुल सेंटर में, और ऐसे ही आपका ये यहाँ पे बिल्कुल साइड में जाके प्लांट सेल में। तो न्यूक्लियस क्या होता है, दिस इज अ डेंस बॉडी फाउंड इन सेंटर ऑफ द सेल विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो सारी सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है आपका न्यूक्लियस। और किन पार्ट से मिलकर बना होता है अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ द पोरस मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने के लिए मेम्ब्रेन होती है इसकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसका वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म आपका सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है न्यूक्लियोल्स, द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं उनको न्यूक्लियोप्रोटीन से जो बनी होती हैं उनको न्यूक्लियोल्स कहते हैं। एंड आरएनए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोस। यहाँ पे आरएनए का टर्म यूज हो रहा है, इसे कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आप सीनियर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे इसके बारे में इन डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिससे हमारा न्यूक्लियस बना होता है फोर्थ, वो आती है क्रोमोसोम। जिसको ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। मतलब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दीज कैरी जीन्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होते हैं, जेनेटिक कोडिंग होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जैसे मान लो अगर हम कोई बच्चा है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो अगर टाइगर का जो बच्चा है तो उसके ऊपर भी टाइगर्स की तरह ही क्या होगा, उसकी बॉडी होगी, स्ट्रक्चर उसका टाइगर की तरह होगा, उसके ऊपर जो फर होगा वो भी टाइगर के कलर का होगा। तो इस टाइप से जो जेनेटिक कोडिंग होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स जाते हैं पेरेंट्स के, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसी के अंदर आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड फ्रॉम वेयर द सेल हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।